हेलो हेलो। यस। चलिए ग्रेविटेशन का पार्ट 2 करते हैं। ठीक है। तो कैपलर का थर्ड लॉ दिया हुआ है कि स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज सॉरी प्रोपोर्शनल टू थर्ड पावर ऑफ द एवरेज डिस्टेंस। और हमसे यहाँ पर दिया हुआ है कि रिलेशन बिटवीन जी एंड के पूछा है। जी एंड के बीच में रिलेशन पूछा है। हमें मालूम है टी इक्वल टू होता है 2 पाई r/v। और ये v जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसकी वैल्यू होती है √gm/r। तो अपन यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं T²= 4 पाई स्क्वायर r² अपॉन v²। और v स्क्वायर की वैल्यू अपन यहाँ से लिख देंगे gm/r। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं 4 पाई² r³ अपॉन gm = t²। ठीक है। ये अपन ने बोल दिया। अब हमें मालूम है T² दे रखा है k r³। तो r³ से r³ कट गया। और हमें पूछा है ग्रेविटेशनल रिलेशन g और k में क्या रिलेशन हो जाएगा। तो g और k में हमें रिलेशन पूछा हुआ है। तो हम 4 पाई² mg k ये लिख सकते हैं। तो 4 पाई² gm k ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, एक ब्लैक होल है और उसका ग्रेविटेशन इतना स्ट्रांग है कि लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट। यानी कि हमें हिंट दिया जा रहा है कि आपको एस्केप वेलोसिटी लाइट माने टू व्हाट अप्रोक्सीमेटली रेडियस वुड द वर्थ हैव टू बी कंप्रेस्ड टू बी अ ब्लैक होल। तो हमें मालूम है कि v होता है √2gm/r। ये होता है स्केप वेलोसिटी। तो यहाँ पर मैं स्केप वेलोसिटी दे रखी 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है। और g जो भी है 6.67 × 10⁻11। मास ऑफ द अर्थ दे रखा है 5.98 × 10⁻24। अब किस रेडियस के लिए होगा ये अपन ने r मान लिया। और इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये अपना अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 100 मीटर। ठीक है। सॉरी 10⁻2 मीटर। 10⁻2 मीटर ये अपना आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तब। ठीक है। नेक्स्ट, डिपेंडेंस ऑन द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ विल, है ना। तो देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी जो होती है हमें मालूम है कि r पे ये इंटेंसिटी और यहाँ से की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो E इनसाइड होती है -gm/r/r³ और E आउटसाइड होती है -gm/r²। तो यहाँ पर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है उसके बाद ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन होता है और यहाँ पर हाइपरबोलिक रिलेशन होता है। सो यहाँ से हमें जो सबसे अच्छा डायग्राम मिल रहा है वो मिल रहा है फर्स्ट इंटेंसिटी और इसकी बीच का ग्राफ, है ना। नेक्स्ट, radius of the planet is twice the radius of the earth, both have almost average same mass density। तो देखिए g जो फॉर्मूला होता है 4/3πg ρ r होता है ना। ये होता है फॉर्मूला। अगर मास डेंसिटी दोनों की सेम है, अगर मास डेंसिटी दोनों की सेम है तो हमसे इसके वेलोसिटी का रिलेशन पूछा हुआ है ना। अगर रेडियस ऑफ द प्लेनेट ट्वाइस, तो अगर रेडियस ट्वाइस है तो इसका मतलब है कि जी डैश भी ट्वाइस ही होगा। बोथ हैव सेम, ठीक ना। और अगर ये जी डैश इक्वल टू 2g हो गया, जी डैश इक्वल टू 2g हो गया तो हमें मालूम है इसकी वेलोसिटी होती है √2gre। सो ये तो प्लेनेट और प्लेनेट की क्या हो जाएगी 2 2g और ये 2 ऑफ re। सो दिस इज 2 ऑफ v के वेलोसिटी। ठीक है। सो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, a particle of mass m is kept at rest at a height 3r from the surface of the earth where r is the radius of the earth, the minimum speed which it should be projected। ठीक है। तो हम क्या हो गया कि हम कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे। अगर हाइट 3r पे रखा गया है तो इसकी जो पोटेंशियल हो जाएगी वो हो जाएगी -gm/4r। ठीक है। r + h 3r हो गया। और हमें इसको कितनी मिनिमम स्पीड से प्रोजेक्ट करना है, यानी कि 1/2 mv² से प्रोजेक्ट करें। और ऑब्वियसली स्केप करवाना है इसको। स्केप करवाने का मतलब है कि वहां पर जाके अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चला जाएगा तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। और हमें मिनिमम स्पीड रखना है, यानी कि वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। ठीक है। तो हम ये m से m कट गया तो v²/2 इक्वल टू लिख सकते हैं gm/4r। सो दिस इज ve इक्वल टू हो गया √gm/2r। ये पहला वाला सवाल हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, a body of mass m taken from the earth surface to the height equal to twice the radius of the earth। ठीक है। the change in the potential, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -gmm/r और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -gmm/3r। क्योंकि r + h है तो अगर डबल हाइट पे लेके गया हूँ
ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो h इक्वल टू हो जाएगा 2r, तो r प्लस h 3r हो जाएगा, तो डेल्टा यू, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा gmm अपॉन r माइनस gmm अपॉन 3r, फाइनल माइनस इनिशियल, तो gmm अपॉन r दिस इज 2/3, ठीक है। तो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, हाँ तो ठीक है, जी आर ई स्क्वायर लिख दिया, 2/3 एम जी आर हो जाएगा। अच्छा, जी एम इक्वल टू आप जी आर ई स्क्वायर भी लिख सकते हो, सो दिस इज जी आर ई स्क्वायर एम आर 2/3, सो दिस इज 2/3 एम जी आर। नेक्स्ट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज हैं, ईच ऑफ मास 2 kg आर सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस, तो ये देखिए ये 1 मीटर पे है, ये 2 मीटर पे है, ये 4 मीटर पे है, और सबका मास 2 kg है, सबका मास 2 kg है। ओके, हमें क्या करना है, हमें रिजल्टिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सिस्टम एट द ओरिजिन, ये ओरिजिन है हमारा, इस पर पोटेंशियल निकालना है, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल हो जाएगा जी एम अपॉन आर, इसकी वजह से पोटेंशियल हो जाएगा जी एम अपॉन 2r, इसकी वजह से पोटेंशियल हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन 4r, ऐसे करते करते ऐड कर लेंगे, तो हम इसको बोल सकते हैं माइनस जी एम अपॉन आर, ये हो जाएगा 1 + 1/2 + 1/4, ये इनफाइनाइट जीपी बन जाएगी, और माइनस जी एम अपॉन आर, इसका जो सम होता है 1 - 1/2, सो -2 GM अपॉन आर, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड। अच्छा हाँ, तो -2 जी, मास कितना है 2, आर कितना है 1 मीटर, है ना, डिस्टेंस की जो आर थी, इनिशियल डिस्टेंस मैंने 1 मीटर ली थी, तो -4g इज द आंसर। नेक्स्ट, द हाइट विच द वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स 1/16, तो देखिए वेट अगर 1/16 हो रहा है, इसका मतलब है कि जी डैश भी g/16 होता है। जी डैश का फॉर्मूला होता है g इंटू 1 + h/r का होल स्क्वायर, तो जी डैश इक्वल टू हो जाएगा g/16, क्योंकि वेट 1/16 हो रहा है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपको मालूम पड़ जाएगा 1 + h/r का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, सो दिस इज h/r इक्वल टू 3, सो h इक्वल टू हो जाएगा 3r, तो कितनी हाइट तक ले जाना पड़ेगा, 3r तक ले जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, स्फेरिकल प्लेनेट है जिसका मास mp है, डायमीटर dp है, पार्टिकुलर मास m फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ द प्लेनेट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है gm अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। g तो कांस्टेंट है, मास ऑफ द प्लेनेट है, रेडियस जो रखी है, अच्छा डायमीटर दे रखा है, यानी कि dp² 4 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा, सो दिस इज 4gmp अपॉन dp का स्क्वायर, ठीक है, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट, a geostationary satellite, a geostationary satellite is orbiting the earth at a height of 5 ar, surface of the earth, r being the radius of the earth, the time period of another satellite is 2 hours at a height of 2r, तो देखिए पहले केस में जो r1 हो जाएगा वो जाएगा 6r, दूसरे केस में r2 हो जाएगा वो जाएगा 3r, r1 इक्वल टू होता है r + h, ठीक है, और टाइम पीरियड, अच्छा हमें मालूम है Kepler's t² इज प्रोपोर्शनल टू r3, t² इज प्रोपोर्शनल r2, फिर मैं बोल सकता हूँ t2 का, मैं यहाँ से बोल सकता हूँ t2 का स्क्वायर अपॉन t1 का स्क्वायर इक्वल टू r2 का क्यूब अपॉन r1 का क्यूब, और इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं r2 का क्यूब अपॉन r1 का क्यूब, तो 3/6 की क्यूब, और t2 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा t1 का स्क्वायर इंटू 1/8। अब क्या दे रखा है आपको, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट दे रखा है, यानी कि इसका टाइम पीरियड, यानी कि t1 जो है वो तो 24 आवर्स है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से वाला, सो दिस इज 24 × 24, है ना, अपॉन 1/8, ये हो जाएगा t2 का स्क्वायर, यानी कि t2 इक्वल टू जाएगा 24 अपॉन 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2√2, और इसको अपन सॉल्व करेंगे, सो दिस इज 6√2। ओके, नेक्स्ट, if a escape velocity v is escape velocity and v naught is the orbital velocity of satellite, तो v escape velocity जो होती है हमें मालूम है 2gm अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ होती है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है वो होती है gm अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ, तो v escape velocity हो जाएगी √2 v naught, शायद इसका आंसर पीछे गलत दे रखा है, ठीक है, पर हमारा सही है, ये रूट है ना, v naught के ऊपर नहीं आएगा, बिल्कुल सही है जो हमने मार्क किया है, कोई बात नहीं, गलत दिखा रखा है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट रीजन वेरी ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर्म ए पार्टिकल थिन स्फेरिकल शेल। ये कि थिन स्फेरिकल शेल के अंदर चूंकि मास नहीं होता तो इसलिए अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड भी नहीं होता है ना। थिन स्फेरिकल शेल में मास नहीं होता है तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी नहीं होता है। तो अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करूंगा तो वो सिर्फ यहीं तक होगा, R इक्वल टू R तक ही होगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, और ये तो ऊपर तो बोल रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड और यहाँ नीचे फोर्स दिखा दिया जो कि गलत है, लेकिन अगर फिर भी हमें इन चारों ऑप्शन से लगाना पड़ेगा तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो लगेगा वो ये लगेगा। ठीक है, हालांकि इसकी डायरेक्शन गलत दिखा रही है। नेक्स्ट, a planet moving along an elliptical orbit is closest to the sun at a distance r1 and farthest away at a distance r2, और y1 y2 are the v1 v2 are the linear velocities। तो हमें मालूम है एंगुलर मोमेंटम कंजन होता है, यानी कि m v1 r1 इक्वल टू हो जाएगा m v2 r2। ठीक है, अगर रेशो पूछा जाए v1 अपॉन v2 का तो ये हमेशा होगा r2 अपॉन r1। ठीक है, लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें ना। सॉरी, लीनियर मोमेंटम नहीं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। दिस इज एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ओके, नेक्स्ट, a body projected from the earth reaches a height equal to earth's radius before returning to earth। ठीक है, the power exerted by the gravitational force। देखिए, हमने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया अर्थ की सरफेस से, है ना, एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया और यहाँ तक प्रोजेक्ट किया, है ना। क्या है ये हाइट, रेडियस ऑफ द अर्थ, वापस आएगी, है ना। किस केस में पावर मैक्सिमम होगी, तो पावर इक्वल टू हमें मालूम है कि फोर्स इनटू वेलोसिटी होती है। ठीक है, अच्छा, द पावर एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है। ठीक है, वेल तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, वेलोसिटी भी नीचे की तरफ हो रही है, इनके बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा। तो ये जो फोर्स होगी, ये जो पावर होगी, ये मैक्सिमम कब होगी, एट द इंस्टेंट बिफोर द बॉडी हिट्स द अर्थ। बिल्कुल, इट रिमेन्स कांस्टेंट ऑल थ्रू, नहीं रहेगी, हर समय ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा होगा वो चेंज होता रहेगा। एट द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द बॉडी, बात ही नहीं है, वहाँ पर तो जी बहुत कम हो जाएगा, वेलोसिटी भी बहुत कम हो जाएगी। एट द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर द बॉडी इज प्रोजेक्टेड, एट द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर द बॉडी इज प्रोजेक्टेड, उस समय जो पावर होगी वो नेगेटिव पावर हो जाएगी, एफ डॉट वी, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा होगा, वेलोसिटी ऊपर की तरफ लगेगी, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, a particular mass m is situated at the center of the spherical shell। तो ये spherical shell है, यहाँ पर जिसकी रेडियस है, ठीक है, इसकी रेडियस है, इसका मास है m, और at the center of the spherical shell particular mass m is situated at the center of the spherical shell और mass m and radius। अच्छा, यहाँ पर एक पार्टिकल है, पार्टिकुलर मास m, यहाँ पर एक पार्टिकल है, ठीक है, और शेल ऑफ मास। Okay, magnitude of the gravitational potential in a point, the magnitude of the gravitational potential at point situated a by distance from the center। यहाँ पर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछा है, ठीक है, यहाँ पर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछा है। तो अच्छा, इसका भी मास m है, सेल का भी मास m है, और यहाँ के अंदर में भी एक मास m रखा हुआ। देखिए, इसकी वजह से जो पोटेंशियल जाएगा वो जाएगा 2gm/a, और इसकी वजह से जो स्फेरिकल पोटेंशियल, स्फेरिकल सरफेस की वजह से जो यहाँ पर अंदर पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा gm/a। सो दिस इज 3gm/a। याद रखना, स्फेरिकल शेल के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है और वही होता है जो सेंटर पे होता है। तो यहाँ पर जो पार्टिकल रखा है उसकी वजह से पोटेंशियल जाएगा वो तो 2gm/a हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल हो जाता है gm/r। तो r की जगह a/2 हो गया तो 2gm/a हो गया, और इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो gm/a होगा, क्योंकि वो जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है, तो 3gm/a। अच्छा सवाल था, बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं। ओके, पार्टिकुलर मास m इज थ्रोन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद वेलोसिटी u, द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ आर रिस्पेक्टिवली सो एंड सो। तो हमसे मिनिमम वैल्यू ऑफ u सो दैट द पार्टिकल डज नॉट रिटर्न बैक टू अर्थ, यानी स्केप वेलोसिटी की बात कर रहा है, वो तो होता है 2gre, या हम इसको बोल सकते हैं 2gm अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ। और कुछ इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना, ठीक है, कुछ और सोच रहा ही नहीं है। Radius of the two circular orbits of two satellites A and B of the Earth are 4r and 5r respectively. The speed of satellite is 3v, then the speed of the satellite B will be। ठीक है, जो सैटेलाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 2gm अपॉन r। ठीक है, तो यानी कि v1 v2 अपॉन v1 इक्वल टू हो जाएगा √r1 अपॉन r2। ठीक है, अब √r1 पहले की सैटेलाइट की क्या है, ऑर्बिट 4r,
दूसरे की कितनी है आर, सो v2 इक्वल टू बोल सकता हूँ 2 इंटू v1, ठीक है, और ये कितनी है 3v, सो 2 इंटू 3v दिस इज 6v, स्पीड ऑफ सैटेलाइट बी। नेक्स्ट, आप जितनी फास्ट मैं कर रहा हूँ उतनी फास्ट आप वो ये वीडियो देखने के लिए बार बार वीडियो को पॉज करना पड़ेगा, खुद क्वेश्चन ट्राई करना पड़ेगा, फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा। ज़्यादा फालतू बात नहीं करनी है, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। मैं चाह रहा हूँ कि जब आप मेरे साथ बैठे 1 घंटा बैठे या प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की, तो आपका पूरा का पूरा ग्रेविटेशन रिवाइज हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि 90% सवाल जो है ग्रेविटेशन के वो बिल्कुल करने लायक है, मतलब जिनमें कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। आपको ग्रेविटेशनल फील्ड आना चाहिए, आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आना चाहिए, सॉलिड की वजह से कैसे ग्रेविटेशनल फील्ड वेरी करता है, स्फेरिकल की वजह से कैसे वेरी करता है, इंटेंसिटी क्या होती है, बस बेसिक चीज़ें, कुछ कैप्लर्स के लॉ पता होने चाहिए आपको, और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। अगेन दिस इज द मोरल द सेम क्वेश्चन, सेम मास रेडियस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पॉइंट सिचुएटेड a by 2 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज तो -3 g/a, ये अपन कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन है। The additional kinetic energy to be provided to a satellite of mass m revolving around a planet of mass m to transfer it from a circular orbit of radius r1 to another of radius r2। तो देखिए, जो काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी होगी, इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी अभी ऑपरेट कर रहा होगा, दैट विल बी, याद रखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ। तो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो हो जाएगी -gmm/2r1, ठीक है। अगर हाँ ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी -gmm/2r1 हो जाएगी, और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो जाएगी -gmm/2r2। तो डिफरेंस जो जाएगा वो जाएगा gmm/2 1/r2 - 1/r1। तो gmm/2 1/r1 ये r1 आएगा, यहाँ पर r2 आएगा, 1/r1 - 1/r2। अच्छा सवाल है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होती है, ओके। The dependence of acceleration due to gravity on the distance r from the center of the earth assumed to be sphere of radius of uniform density। तो हमें मालूम है कि ये 4 ग्राफ दे रखे हैं, बताइए इसमें कौन सा ग्राफ होगा। तो आप जानते हैं कि सेंटर पे जो अर्थ जी होता है वो 0 होता है, लीनियर फैशन में बढ़ता है, उसके बाद डिक्रीज होना शुरू कर देता है। तो ये अच्छा, हमसे ऑप्शन में पूछा है, फोर्थ ऑप्शन राइट है, मतलब फोर्थ वाला फिगर ठीक है, तो ये ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप समझ लीजिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखिए जी जो होता है ये सरफेस है रेडियस ऑफ द अर्थ, इसमें जो जी होता है सबसे बड़ा होता है, और उसके बाद ये वाई एक्सिस पे जी है, और ये लीनियर फैशन में बढ़ता है। यहाँ पर जो सेंटर पर जी होता है 0 होता है, फिर यहाँ से बढ़ता जाता है, सरफेस मैक्सिमम होता है, उसके बाद डिक्रीज होना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये फोर्थ ग्राफ है हमारा। नेक्स्ट, द फिगर शोज द इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ अ प्लेनेट अराउंड द सन, द शेडेड एरिया इज ट्वाइस ऑफ दिस एरिया। तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, यहाँ पर सन रखा हुआ है, ये वाला जो एरिया है ये वाला एरिया डबल है, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज A1 and this is A2, this is A1 और this is A2। इसमें T1 टाइम लग रहा है, इसमें T2 टाइम लग रहा है। अगर ये एरिया डबल है तो टाइम टेकन भी जब डबल हो जाएगा, अगर ये एरिया डबल है तो टाइम टेकन भी डबल हो जाएगा, बिकॉज सेकंड जो लॉ बोलता है DA इज प्रोपोर्शनल टू DT। तो जितना अगर इक्वल एरिया स्वीप करने में इक्वल टाइम लगता है, तो अगर डबल एरिया स्वीप करेंगे तो डबल टाइम लगेगा, यानी कि T1 की जो वैल्यू होगी T2 से बड़ी हो जाएगी, और T1 की वैल्यू एग्जैक्टली जो हो जाएगी 2T2 हो जाएगी, क्योंकि T1 का ये वाला जो एरिया डबल है और इसमें टाइम भी डबल लगेगा, ठीक है। अच्छा सवाल है, सिंपल। द सैटेलाइट ऑफ अर्थ S1 S2 आर मूविंग द सेम ऑर्बिट, द मास ऑफ S1 इज 4 टाइम द मास ऑफ S2। तो विच वन ऑफ द स्टेटमेंट्स ट्रू, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। देखिए दोनों की स्पीड सेम होगी, लेकिन सैटेलाइट की जो स्पीड होती है वो मास के पर, सैटेलाइट की मास के पर डिपेंड नहीं करती, वो होती है 2gm/r। तो सैटेलाइट की मास के पर डिपेंड नहीं करती, तो ये तो सही है। पोटेंशियल एनर्जी, देखिए पोटेंशियल एनर्जी इक्वल नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी मास के पर डिपेंड करती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी दिस इज अगेन मास के पर डिपेंड करती है। द टाइम पीरियड ऑफ S1 इज 4 टाइम्स दैट ऑफ S2। टाइम पीरियड ऑफ S1, देखिए टाइम पीरियड ऑफ S1 क्या हो जाता है 2πr/v, है ना। तो अगर सेम ऑर्बिट तो r सेम है, सेम ऑर्बिट तो v सेम है, तो इसका मतलब टाइम पीरियड तो सेम होगा, ये तो डबल हो ही नहीं सकता। तो ये बिल्कुल सही हमारा जवाब है,
Earth is assumed to be a sphere of radius r. A platform is arranged at a height r from the surface of the earth. The escape velocity of the body is f into v. तो देखिए आपने यहाँ से स्केप करवा रहे हैं बॉडी को, यहाँ से स्केप करवा रहे हैं, इसकी हाइट है रेडियस आर, तो इस जगह पे जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो जी एम एम अपॉन 2r हो जाएगी. यहाँ पर आपको 1/2 mv² देना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, तो v स्केप हो जाएगा यहाँ पर जी एम अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो वी ई आई वो आई, मतलब जो मान लीजिए वी ऑफ प्लेटफॉर्म आई, इसको वी ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू आ गया हमारा रूट एफ वी, है ना, एफ वी, और एफ वी जो होता है वो होता है अंडर रूट 2GRE. ठीक है, सो दिस इज 2G, दिस इज सॉरी GRE, और ये एफ, ये अंडर रूट 2GRE, तो ये GRE से GRE कट गया, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा 1/√2, एफ इक्वल टू हो जाएगा 1/2. अच्छा सवाल है करने वाला. For a satellite in an orbit around the Earth, the ratio of kinetic energy to potential energy, the ratio of kinetic energy to potential energy. देखिए potential energy होती है माइनस जी एम अपन आर, और काइनेटिक एनर्जी जाती है माइनस जी एम, सॉरी हाँ माइनस जी एम अपन 2r. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जाती है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, प्लस जी एम अपन 2r हो जाती है. मैंने कहीं शायद काइनेटिक एनर्जी को नेगेटिव बोल दिया था, क्या हो सकता है गलती से बोल दिया. तो पोटेंशियल एनर्जी तो माइनस जी एम आर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जी एम अपन 2r हो जाएगी. इनका रेशियो लेना है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है. ठीक, ये आंसर आ गया. नेक्स्ट. Okay, imagine a new planet having the same density as the Earth, but it is 3 times bigger than the Earth's size in radius. The acceleration due to gravity on the surface of the Earth is g. Then on the surface of the new planet. ठीक है, अगर ये मालूम है हमें g डैश इक्वल टू होता है 4/3 पाई g डेंसिटी इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ, है ना, ये होता है. अब पाई कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मीन डेंसिटी कांस्टेंट है. अब आपने 3 टाइम बड़ा कर दिया, यानी कि अर्थ, यानी कि रेडियस भी 3 गुना बड़ी होगी, तो जी डैश इक्वल टू हो जाएगा 3g. The density of newly discovered planet is twice that of Earth. Acceleration due to gravity on the surface of the Earth is equal to that of the surface of the Earth. If the radius of the Earth is r, then the radius of the planet is. अगर दोनों की सेम है, अच्छा डेंसिटी अलग अलग है, डेंसिटी ऑफ अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड प्लैनेट ट्वाइस ऑफ द अर्थ, तो देखिए जी डैश इक्वल टू हो जाता है 4/3 पाई जी रो रेडियस ऑफ द अर्थ. ठीक है, अब हमें बोल दिया है कि इसकी डेंसिटी डबल है. अगर डेंसिटी डबल है और हमें एक्सेलरेशन को सेम करना पड़ेगा, यानी कि रेडियस ऑफ द अर्थ को हमें आधा करना पड़ेगा, रेडियस ऑफ द अर्थ को आधा करना पड़ेगा. देखिए अगर एक्सेलरेशन को सेम रखना है और ये डेंसिटी डबल होगी, अगर ये डबल होगी तो इसको आधा करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है. बाकी सब तो कांस्टेंट, उनमें तो चेंज ही नहीं कर सकते. Acceleration due to gravity on the planet A is 9 times due to the planet of G. So acceleration G of A is 9 times G of B. ऐसे लिख सकता हूँ, G of A is 9 times G of B. Very good. A man jumps to height of 2 meter. अगर 2 मीटर की हाइट तक इस पे जंप कर सकता है, ठीक है, तो प्लेनेट बी पे कितना जंप कर सकता है. हमें मालूम है कि हम मून पे अगर 1 मीटर, सॉरी अगर अर्थ पे हम 1 मीटर जंप कर सकते हैं, तो मून पे कितना जंप कर सकते हैं, तो मून का जी कम होता है, यानी जितना कम जी होगा उस पर ज़्यादा जंप कर सकते हैं. तो बी पे कम जंप, ज़्यादा जंप कर सकते हैं. तो अगर मैं यहाँ पर 2 मीटर जंप कर सकता हूँ, तो वहाँ पर 2 × 9 18 मीटर जंप कर सकता हूँ, है ना. मेरा मून और अर्थ का रिलेशन 6 का होता है. तो अगर मैं यहाँ पर सरफेस, अर्थ की सरफेस 2 मीटर जंप कर सकता हूँ, मून पे मैं 12 मीटर जंप कर सकता हूँ. ठीक है, सो दिस इज 18 मीटर. आई थिंक लास्ट सवाल होना चाहिए हमारे पास. Two spheres of mass m and am situated in the air. The gravitation force between them is F. The space around the mass is now filled with a liquid of specific gravity. देखिए मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सेम ही रहता है. ये बहुत सिंपल सा थ्योरेटिकल सवाल है. A body of mass m is placed on the Earth's surface when it is taken from Earth's surface to a height of 3r. What is the change in the potential energy? So initial potential energy हो जाएगी -g/mm upon r. Final potential energy हो जाएगी -g/mm upon 4r. Delta U हो जाएगा g/mm upon r minus g/mm upon 4r, which is 3/4
mgr, so 3/4 mgr, this is the answer. तो जिससे हम खत्म होते हैं और ग्रेविटेशन के सारे क्वेश्चन मैंने ट्राई कर लिए. शायद एक जगह मैंने काइनेटिक एनर्जी को नेगेटिव ले लिया था, तो वो जो एरर है उसको आप एक्सक्यूज करें. काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है. ठीक है. सो दैट्स ऑल. थैंक यू.